Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 9 financial management और इस चैप्टर को हम लास्ट क्लास की वीडियो में कवर भी कर लिया है कई सारे टॉपिक्स और आज की क्लास की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल लिवरेज और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और विद नोट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पास फर्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल लिवरेज। तो इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते। देखिए फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब ये है एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमें ये बताए कि हमें आने वाले समय में कितने डेट्स की ज़रूरत है। आया समझ में? देखिए The inclusion of the fixed cost capital such as debt capital along with equity share capital in the capital structure is called a financial leverage। यानी कि हमारे पूरे ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमें आने वाले समय के अंदर कितने डेट्स की नीड होने वाली है उसको ही फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये आपको याद रखना है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये इसका सेकंड नेम होता है। और आपको याद हो तो लास्ट क्लास की वीडियो में हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, डेट इक्वल्स डेट अपॉन इक्विटी एंड सेकंड था हमारा डेट प्लस अपॉन इक्विटी प्लस डेट। तो बेसिकली ये उससे डिटरमाइन कर रहा है सेकंड वाले फॉर्मूले से, ये हमें ये बता देता है कि सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में हमें कितने डेट होने वाले हैं। सो आई होप आपकी क्लियर हुआ होगा। अब आ जाइए फाइनेंशियल रिस्क की तरफ। तो बाय यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल द बर्डन ऑफ पेमेंट द फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीजेस। यानी कि ये जो हमारे डेट्स होते हैं ना, डेट कैपिटल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स जो कि बाहर से फंड लिया गया हो, जैसे कि डेबेंचर द्वारा, लोन द्वारा। एक तो दो तरीके के फंड होते हैं हमारे कैपिटल, दो तरीके होता है ओनर्स फंड जो कि ओनर ने अपने पास से लगाया हो, दूसरा होता है बोरोवर फंड यानी जो बाहर से हमने लिया हो। तो जो बाहर से लिया है भाई जाहिर सी बात है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पे करना होता है डेबेंचर्स पे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे। तो इनकी जितने भी परसेंटेज का अमाउंट होता है वो एक फिक्स्ड रहता है। इन्हें ना तो प्रॉफिट से मतलब होता ना ही इन्हें लॉस से मतलब होता। चाहे प्रॉफिट कमाए कंपनी चाहे ना कमाए, इनको अपने अमाउंट के मुताबिक, परसेंटेज के मुताबिक अमाउंट हर बार चाहिए होता ही है। और ये फाइनेंशियल रिस्क कैसे क्रिएट कर रहे हैं? ये फाइनेंशियल रिस्क इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि अगर कंपनी एबल नहीं है इनको कोई अमाउंट पे करने में, यानी कंपनी को बहुत ज्यादा ही लॉस हो गया है और कंपनी नहीं पे कर पाएगी इनके अमाउंट, तो ये जाहिर सी बात है कि ये तो पहला चीज केस कर सकते हैं कंपनी के ऊपर। और अगर केस करने से ये बात ना बने तो एक कंपनी के पर्सनल एसेट्स पे अपना कब्जा कर सकते हैं। ये इनके अंदर सबसे बड़ा रिस्क होता है। देखिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी चीज़ का बाहर से आपने लोन लिया है ना, लोन आपने लिया 5% का और आप कमा 10% रहे हैं, तो वहाँ इजीली आप 5% लोन दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। बट इधर केस में आइए, आपने अमाउंट जो लिया है बाहर से वो लिया है 10% का और आप कमा कितना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 5%। तो उसमें हमारा रिस्क क्रिएट होता है क्योंकि हमारा आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रख सकते ना। क्योंकि देखिए जब आप कमा ही 5% रहे हैं और आपको लोन जो बाहर देना है वो 10% का देना है, तो इस केस के अंदर कैसे हम प्रॉफिट में आएंगे कि क्या हमारे पास बचेगा, क्या हम बाहर देंगे? तो इसमें कंटिन्यू नहीं रह पाता बिजनेस। और इन केस अगर हम 10% कमाएं और 10% ही बाहर दे दें तो इसमें भी एक बार ओनर कंटिन्यू रखने की सोच सकता है कि चल मेरी जेब थोड़ी जा रहा है, तो ये सोच लेते हैं ओनर। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। काफी इजी लैंग्वेज में समझाया है मैंने, एक बार और दोबारा बता देता हूं। फाइनेंशियल लिवरेज वैसी स्टेटमेंट है जो कि हमें आने वाले समय के अंदर डेट बताए, हमें डेट्स की कितनी नीड होने वाली है। और डेट्स जो होते हैं वो रिस्क कैसे क्रिएट करते हैं? पहली चीज, भले ही वो सस्ते होते हैं मगर उनको अगर उनकी पेमेंट ना मिले तो वो कंपनी के पर्सनल एसेट्स भी रख सकते हैं और केस भी कर सकते हैं। ये है फाइनेंशियल रिस्क। और सबसे बड़ी बात ये कि जब फाइनेंशियल लिवरेज की रेशियो इंक्रीज होता है तो समझ लिए कंपनी प्रॉफिट में कम जा रही है, और जब फाइनेंशियल लिवरेज का रेशियो डिक्रीज होता है तो समझ जाइए कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, सो आई होप आपके यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, नए नए क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल करते हैं और समझते हैं कि ईपीएस, ईबीआईटी, आरओआई ये सब चीजें क्या मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंशियल लिवरेज का दूसरा नाम होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में बता रखा है और भी कई सारे एडिशनल पॉइंट्स भी हैं। बट देखिए अगर आपने फाइनेंशियल लिवरेज को अच्छे से समझा होगा, उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझा होगा, तो आप इसकी डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स टू रेज फिक्स कॉस्ट कैपिटल, यानी कि क्या होता है? बोरोइड कैपिटल जो कि बाहर से लिए गए हों ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सो एज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। सो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसके अंदर नई नई चीज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आप आगे वर्ड देखेंगे ईपीएस। ठीक है, तो देखिए ईपीएस का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म होती है इसकी अर्निंग पर शेयर
अर्निंग पर शेयर। सेकंड आता है आपके पास EBIT। EBIT इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड थर्ड आप पढ़ेंगे इसके अंदर ROI। इसका मतलब होता है रेट ऑफ कह लीजिए या फिर ऑन कह लीजिए इंटरेस्ट। ठीक है, तो जहां भी इन तीनों की बात हो तो कभी भी इनकी बात होगी तो इनकी शॉर्ट फॉर्म के अंदर होगी, तो आपको याद रखना है कि किसको क्या कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है ये हमें बता रखा है अर्निंग पर शेयर, यानी पर शेयर पे कितनी अर्निंग हुई। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि अर्निंग जो हुई है वो पहले कितनी हुई है, टैक्स देने से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले। एंड ROI का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट करी मैंने, अब वो इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी है तो मेरा जो पर्पस होगा, मेरा जो गोल होगा वो यही होगा कि मेरी जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उससे डबल मुझे क्या मिले, रेट ऑफ रिटर्न मिले। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास की कई सारी वीडियोस में आपको एक क्वेश्चन दिया था, पता नहीं कौन से चैप्टर में ही बोल रहा हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि अगर आपके पास दो बैंक हैं, एक बैंक ए एक बैंक बी, और एक बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट का दे रही है 10% और एक बैंक दे रही है आपको फिक्स डिपॉजिट का 8%, तो जाहिर सी बात है आप कहाँ जाओगे, 10% वाले पे जाओगे। जब दोनों के पास सेम अमाउंट जा रहा है, दोनों के पास सेम अमाउंट सेम टाइम लगेगा पैसे वापस आने में, तो आप जाहिर सी बात है उन्हीं के पास जाओगे जो ज़्यादा परसेंटेज दे रही है, जो ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे रही है आपको। तो यही काम सीधा सीधा हमारा रेट ऑफ रिटर्न का यहाँ भी है। रेट ऑफ रिटर्न का हर जगह सेम ही काम है, जाहिर सी बात है। तो देखिए जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करें वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए हमारे पास, वो रेट ऑफ रिटर्न शो करेगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, ये नाम से समझ में आ रहा है। अर्निंग पर शेयर, ये भी हमें समझ में आ गया। सो अब आगे बढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं इन सबको। अब एक बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हम समझ सकें कि व्हाट इज EPC एंड व्हाट इज EBIT। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ द इनकम अर्निंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहां से आपकी लाइन पकड़ लेनी चाहिए आपको कि जो हमारा EPS होता है वो होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात हो रही है। तो कैन इंक्रीज व्हेन द कंपनी राइज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। कैन इंक्रीज यानी कि जब कंपनी राइज भी कर रही है फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। ये हमें एक ओवरऑल टेबल दे रखी है। देखिए एक कंपनी है X कंपनी एंड दूसरी कंपनी है Y कंपनी, दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, 10-10 लाख कैपिटल रहने वाली है। तो एक्स कंपनी ने क्या करा, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। फेस वैल्यू आपकी 10 रुपए की है, तो 10 रुपए की वैल्यू है, 10 लाख का अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि इशू जो किए हैं शेयर वो कितने किए हैं, 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तभी इनकी मल्टीप्लाई होकर 10 लाख का अमाउंट आया है। यहीं पर अगर मैं वाई कंपनी की बात करूं तो वाई कंपनी के जो शेयर आ रहे हैं वो 4 लाख के आ रहे हैं, तो इसका मतलब फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए की है, मगर इसका जो अमाउंट होगा वो कितने का होगा, 40,000 का, तभी तो मल्टीप्लाई होकर 4 लाख बने। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाइए, अब 10 लाख का इसका तो कंप्लीट हो गया क्राइटेरिया भाई, मगर उसके तो 4 लाख ही बचे। अब वो 10 लाख बनाने के लिए उसने 6 लाख रुपए बाहर से उठाए, उसे बोला उसने डेवेंचर, और डेवेंचर को जो हमें अमाउंट पे करना है वो पे करना है 10% का। तो 10% के हिसाब से हमने डेवेंचर पे किए, अपने लोन लिया, बाहर से अमाउंट उठाया और 6 लाख रुपए अपनी कंपनी में लगा दिए, तब जाके हमें 10 लाख रुपए मिले। स्टूडेंट्स आया होगा आपके समझ में। देखिए और इसके अंदर हमें फर्दर इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि बेसिकली डेवेंचर को 10% देना ही देना है, ठीक है, और हमें यहाँ पे टैक्स भी देना है, टैक्स देना है हमको 30% का। ये तो है हमारा इंटरेस्ट सिंपल, और ये था हमारा टैक्स, ठीक है, 30% का। तो इसके मुताबिक हमें काम करना है। और दूसरी बात ये, यहाँ पे हमें ये भी गिवन है कि EBIT दोनों ही कंपनी ने 2-2 लाख रुपए क्या किया है, अर्न किया है। ये आपको गिवन है इसके अंदर ईच कंपनी। सो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो EBIT आपको गिवन है 2 लाख रुपए हर एक कंपनी ने, इन दोनों कंपनी ने अर्न किया है। दोनों कंपनी को इंटरेस्ट देना है भाई, जिसने लोन लिया होगा वही इंटरेस्ट देगा, जाहिर सी बात है वाई देगा, और टैक्स जो है वो दोनों को ही देना है, टैक्स सबके लिए होता है। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की एनालाइज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है उससे ही स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हूबहू आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे ये बोल दिया जाएगा जैसा अभी एग्जाम्पल आया तो आपसे बोल दिया जाएगा कि एनालाइज करके दिखाइए, या फिर आपको ये सीधा सीधा एग्जाम्पल ही दे देंगे आंसर और कहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करके दिखाइए। दोनों बातें हो सकती हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो देखिए हमें जैसा कि गिवन था कि EBIT दोनों ने 2-2 लाख रुपए कमाया, सो हमने डाल दिया एक्स कंपनी के अमाउंट में भी और वाई कंपनी के भी। अब देखिए इंटरेस्ट, अब हमें इंटरेस्ट पे करना है 10% का।
10% का इंटरेस्ट पे करना है। जिसने लोन लिया होगा वही इंटरेस्ट देगा। लोन किसने लिया था? वाई ने लिया था। वाई ने इंटरेस्ट दे दिया 60,000 रुपये का, 6 लाख का उसने लोन लिया था। अब आ जाइए इनके अमाउंट्स को माइनस कर दीजिए, तो 2 लाख का 2 लाख आ गया, उसमें कोई माइनस नहीं हुआ, 2 लाख में 60 गए, 40 आ गया, कोई बात नहीं। अब आ जाइए हमारा आया ईबीटी का अमाउंट। अब हमें देना है टैक्स। टैक्स जो जाएगा वो इनकम पे जाएगा, वो सभी के लिए एक है, तो 30% का दोनों ने दिया टैक्स। इसका आया 60,000, इसका आया 42,000। अब कोई बात नहीं, इसको ही माइनस कर दीजिए। अब आपके पास आया ईएटी, ठीक है, ईएटी आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें ईपीएस निकालना है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो हमने इशू करे थे वो क्या थे? जो मैंने पहले बताए थे, 1 लाख एक्स ने इशू करे थे और 40,000 वाई ने इशू करे थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस का फॉर्मूला ये होता है ईएटी अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के अमाउंट हमें गिवन है, दोनों के अमाउंट गिवन है, मतलब ईएटी का अमाउंट भी गिवन है हमें और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी अमाउंट गिवन है। तो इन दोनों को जब हम आगे पीछे रखेंगे तो इसका ईपीएस जो आएगा 1.40 आएगा, इसका आएगा 2.45, ठीक है। सो आई होप आपके समझ में आया होगा, आप करके भी देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आना है यही है। सो यही बुक का क्वेश्चन था, बुक का ही बेस्ट है बेसिकली, एनालाइज के वे में भी और समझने के वे में भी। सो आई होप आपके समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अदरवाइज इसके आगे अगर आप देखोगे तो उसमें ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को एनालाइज कर रखा है, तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा, घर पे कोशिश कीजिएगा पढ़ने की। अगर ना आ पाए तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं दोबारा उसे पढ़ा दूंगा। सो अभी हम आगे, हमारे पास अब इस जोन का सबसे लास्ट टॉपिक आता है जो कि काफ़ी ईजी है। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि फैक्टर आखिर ऐसे कौन कौन से हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं अगर हम चॉइस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो देखिए, कैश फ्लो पोजीशन, सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि कैश फ्लो पोजीशन हमारी कैसी है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है, और बेसिकली जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि डेट्स का इंटरेस्ट देना, टैक्स देना, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमने करी उसका इंटरेस्ट आना, तो ये सब कैश फ्लो पोजीशन के अंदर जाता है। सेकंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR। ICR कैसे निकलता है? EBIT अपॉन में इंटरेस्ट। थर्ड आता है हमारे पास डेट सर्विस कवरेज रेशियो यानी DSCR। ये कैसे निकलता है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, और नॉन कैश एक्सपेंस वो वाली जो कि रिटर्न ऑफ है ऑलरेडी, एंड देन अपॉन में प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, एंड द लास्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि EBIT अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि आपको बता रखा है कि सभी चीज़ों का अल्टीमेटली जो मतलब है वो सेम ही है। तो आगे के जितने भी फैक्टर्स हैं वो आप घर पे ज़रूर रीड करें, ना समझ में आए तब आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं, उन नोट्स का आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो आप इजीली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे भेज सकते हैं। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई।